हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं रिवीजन चैप्टर कोशिका का। कोशिका यानी कि सेल चैप्टर का हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। बायो का ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। बिना इस चैप्टर का तो आप बायो में आगे बढ़ते भी नहीं हो। तो इसी चैप्टर से हम लोग देखने वाले हैं 80+ क्वेश्चंस वन लाइनर के फॉर्म में, ताकि सारे सवाल जो है जल्दी से कवर हो जाए। तो ये एक रिवीजन के लिए है। यहाँ मैं आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, कोई डिटेल मैं चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा, केवल क्वेश्चन और आंसर। अगर आप चाहते हो डिटेल में देखना तो आप देख सकते हो इस वीडियो को। 1 घंटा 20 मिनट का ये वीडियो है। 1 घंटा 20 मिनट का ये वीडियो है। इसमें मैंने MCQ करवाया हुआ है, थ्योरी करवाया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सब कुछ मिलेगा आपको। सेल चैप्टर का जो भी सवाल आप करने वाले हो ना इसमें, वो सारे आपको इसमें मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हो MCQ, थ्योरी, एक्सप्लेनेशन, तो आप इस वाले वीडियो को देख सकते हो। 1 घंटा 20 मिनट का ये वीडियो है। यूट्यूब के सर्च बॉक्स में आप सर्च मारो कोशिका या फिर सेल स्टडी ट्यूब एजुकेशन, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। बट अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है कहीं से भी, तो आप इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हो रिवीजन इस पूरे चैप्टर का, कंप्लीट रिवीजन। तो आने वाले रेलवे ग्रुप डी, NTPC या फिर हर उस एग्ज़ाम के लिए जिसमें जनरल साइंस पूछे जाते हैं, ये वीडियो यूजफुल साबित होगा। मैं पूरा बायो रिवाइज करवाने वाला हूँ। कंप्लीट बायो जो मैंने आपको NCERT में करवाया हुआ है ना, वो सारे जो है मैं रिवाइज करवाने वाला हूँ। 12 से 15 घंटे के अंदर जो है मैं चाहता हूँ कि पूरा बायो आपका रिवाइज हो जाए, ताकि एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले भी आप सारे को देख सकते हो। तो वायरस मैंने आपको करवाया, प्लांट हार्मोन करवाया, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड करवाया मैंने, नर्वस सिस्टम करवाया। उसी सीरीज के अंदर ये भी एक वीडियो है। तो ऐसे ही और सारे चैप्टर्स आएंगे रिवीजन के लिए, और मैं चाहूँगा कि कम से कम टाइम में आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सको। लेकिन डिटेल में देखने के लिए आप इस वाले वीडियो को देखोगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो यह है कोशिका। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं रॉबर्ट हुक, लेकिन आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं श्वानसन। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने 1665 में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले डैश में देखा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले कॉर्क में देखा। कॉर्क की जो कोशिकाएं होती है वो मृत होती है, डेड होती है। कॉर्क पेड़ के छाल से प्राप्त होता है। माइकोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, लेकिन ये कोशिका जो थी ये थी मृत, डेड। जीवित कोशिका की खोज की ल्यूवेनहॉक ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत दिया शेल्डन और श्वान ने। आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ये दिया शेल्डन, श्वान और रुडोल्फ विर्चो ने। कोशिका सिद्धांत में 2 वैज्ञानिक के नाम, और आधुनिक कोशिका सिद्धांत में रुडोल्फ विर्चो, इनका भी नाम आएगा। कोशिका सिद्धांत के अपवाद है, विषाणु है, वायराइड है और प्रियोन है, यानी कि वायरस, वायराइड और प्रियोन, ये सारे कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। कोशिका में जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? डुजार्डिन ने की। नाम दिया प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य पुरकिंजे ने, बट खोज की डुजार्डिन ने। तो खोज किसने की ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम किसने दिया ये एग्जाम में कम सवाल पूछा जाता है, नहीं के बराबर पूछा जाता है। खोज किसने की ये पूछा जाता है। जंतु कोशिका की बाह्य आवरण है। जंतु कोशिका की बाह्य आवरण प्लाज्मा झिल्ली होती है, या फिर बोल दो कोशिका झिल्ली होती है। लेकिन पादप कोशिका की बाह्य आवरण कोशिका भित्ति होती है। डैश पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कई सारी चीजें हैं जो अनुपस्थित होता है, जैसे कि झिल्ली युक्त सभी कोशिकांग। सारे झिल्ली युक्त कोशिकांग है। हम लोग आगे देखेंगे कि कौन से कोशिकांग है जिनमें झिल्ली नहीं है, या फिर जिनमें 1 है झिल्ली, या फिर जिनमें 2 है। तो वो सारे जिनमें भी झिल्ली है, चाहे 1 या 2, वो सारे अनुपस्थित होते हैं। वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित है। केंद्रक झिल्ली नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जैसे कि बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे। तो ये है जंतु कोशिका, ये है पादप कोशिका। सबसे बाह्य आवरण यहाँ देखो सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर देखो सेल वॉल है। सेल वॉल के बाद आपको दिखाया गया यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन। किस प्रकार के कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ नग्न होता है? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे कि बैक्टीरिया है, ये जंतु कोशिका है, और ये है ये है यूकैरियोटिक कोशिका, और ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका। दोनों में अंतर क्या है? देखो यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस दिखलाया गया है, और न्यूक्लियस में होता है अनुवांशिक पदार्थ, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली। यहाँ पर देखो साइटोप्लाज्म में ही बिखरा पड़ा है कौन? DNA। DNA
प्रोकैरियोटिक कोशिका के केस में हम इसे न्यूक्लियोइड भी बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में नग्न अवस्था में होता है। नग्न हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि केंद्रक नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में यही डीएनए क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, केंद्रक के अंदर होता है, तो हम बोलते हैं कि ये नग्न अवस्था में नहीं। कोशिका का शक्ति गृह या बिजली घर या पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी आपको किस में मिलेगा? केवल और केवल यूकैरियोटिक कोशिका में। सीधा याद रखो ना आप, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल आपको राइबोसोम दिखेगा, बाकी कोई कोशिकांग नहीं दिखेगा, केवल राइबोसोम दिखेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ देख लो, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो काम करता है ना, कुछ वैसा ही काम करने वाला एक अलग सी संरचना होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जिसे मीजोजोम्स बोलते हैं। मीजोजोम या फिर मीसोसोम आप बोल सकते हो। तो यूकैरियोटिक कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सेम फंक्शन करने वाले प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं? मीसोसोम होते हैं। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही क्या है? ये इनफोल्डिंग है, अंदर की ओर एक मुड़ाव है। कोशिका का पाचन केंद्र किसे कहा जाता है? ये लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका की पाचक थैली या आत्महत्या की थैली या किस कोशिकांग को कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को, ये रहा लाइसोसोम। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब होता है कलर, रंगीन वर्णक, कहाँ उपस्थित होता है? क्रोमोप्लास्ट पत्ती, फूल, फल, ये सारे हरे रंग के अलावा जो बाकी सारे आप रंग देखते हो, जैसे लाल है, येलो है, ऑरेंज है, ये सारे जो कलर देखते हो, ये होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे हम हरित लवक बोलते हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट आप जानते हो कि हरा रंग देता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में आप जानते हो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज यानी कि शुगर, शर्करा, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को शुगर फैक्ट्री बोलते हैं। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में भोजन यही बनता है। पर्णहरित में डैश धातु उपस्थित होती है, मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। डैश में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। यह अवर्णी लवक, अवर्णी लवक को हम लोग ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। इसमें कोई वर्णक नहीं होता है। अवर्णी लवक यानी कि कोई वर्णक नहीं है, इसका काम स्टोरेज का होता है, जैसे कि स्टार्च, तेल यानी कि फैट, प्रोटीन, इन सबको स्टोर करना। पैलेडे ग्रेन्यूल्स किसे कहा जाता है? पैलेडे ग्रेन्यूल्स कहा जाता है राइबोसोम को। राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में ही मिलते हैं, क्योंकि राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, झिल्ली नहीं है। यहाँ आप देखो एक डॉट डॉट सा दिखलाया गया है यहाँ पर, ये सारे यही है राइबोसोम। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है एक कोशिका के अंदर। ग्रेन्यूल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसे है ना, बहुत छोटे छोटे ये होते हैं, तो जब ऐसे इकट्ठे दिखते हैं तो ये ग्रेन्यूल्स के जैसे दिखते हैं, इसीलिए हम लोग ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। खोज इसकी की पैलेडे ने, इसीलिए पैलेडे ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। राइबोसोम का निर्माण होता है केंद्रिका में, यह आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम किस प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है? दोनों में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में। कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका का मुख्य कार्य क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर देखो, यह है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम तब बोलते हैं जब रेटिकुलम पर राइबोसोम्स चिपके होते हैं। यहाँ इसके बारे में बात की जा रही है कि क्या काम है। यकृत की कोशिकाओं में विष और दवा का निरावेशीकरण करते हैं। ये क्या करते हैं? लिवर सेल्स जो है, ये संरचना आपको कहाँ दिखती है? कोशिका के अंदर। तो यकृत की जो कोशिका होती है ना, उसमें ये चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका का काम है कि यकृत की कोशिकाओं में विष और दवा का जो हार्मफुल इफेक्ट होता है उसको खत्म करती है। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका से क्या लगे होते हैं? राइबोसोम्स चिपके होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो। गोल्जी उपकरण की खोज किसने की? ये दिखलाया गया यहाँ पर, गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण, इसकी खोज की कैमिलो गोल्जी ने। ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ किस में पैक किए जाते हैं? गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। गोल्जी उपकरण का काम होता है पैकेजिंग का। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? लाइसोसोम का निर्माण करता है गोल्जी उपकरण। लाइसोसोम के एंजाइम का निर्माण कौन करता है? लाइसोसोम के अंदर बहुत ही पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, 50 से भी ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं। इन एंजाइम्स को बनाने का काम जो है ये खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका करती है। तो एंजाइम्स बनाया गया, ये अगर एंजाइम्स है ये बनाया गया ER के द्वारा, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, लेकिन ये पैक हुआ इस तरह से गोल्जी उपकरण के द्वारा। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? देखो अब यहाँ पर आंसर क्या दिया जाएगा ये टोटली बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें लिखी हुई है इसके बारे में। कहीं पर रसधानी है, कहीं पर केंद्रक, तो कहीं पर लवक है। ठीक है, रसधानी, केंद्रक, लवक, तो अलग अलग किताबों में इसके लिए अलग अलग बातें लिखी होती है। तो ये 3
मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, इसमें से पता नहीं बोर्ड वाले क्या आंसर सही मानेंगे। मेरे ख्याल से पादप कोशिका के अंदर जो है सबसे बड़ा कोशिकांग रसधानी होना चाहिए, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि यही आंसर जो है बोर्ड वाले सही मानेंगे। बोर्ड वाले इन तीनों में से किसी एक को आंसर मान सकते हैं, किसको पता नहीं। तो नॉलेज में रखिए, जरूरी नहीं है कि सवाल पूछ ही दे आपके एग्जाम में। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है, तो यहाँ पर केंद्रक हो जाएगा। पादप कोशिका को लेकर के थोड़ा लोचा है, जंतु कोशिका में केंद्रक आप आंसर करेंगे। और सबसे छोटा कोशिकांग अगर पूछ दे तो वो राइबोसोम हो जाएगा। किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, राइबोसोम है। डिक्टियोसोम क्या है, पादप कोशिका में जो गोल्जी उपकरण है उसी को डिक्टियोसोम कहा जाता है, डिक्टियोसोम। रसधानी के झिल्ली को क्या कहा जाता है, जो रसधानी होती है पादप कोशिका के अंदर, जंतु कोशिका में रसधानी होती है बट वो छोटी होती है, पादप कोशिका में बड़ी होती है। जो रसधानी होती है उसकी झिल्ली को हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। सेंट्रोसोम यानी कि तारककाय केवल डैश कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। सेंट्रोसोम जो है सेंट्रियोल से मिलकर के बनता है, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल से मिलकर बनता है। ये केवल जंतु कोशिका में ही आपको देखने को मिलेगा। जंतु कोशिकाओं के समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में स्पिंडल फाइबर का निर्माण कौन करता है। जंतु कोशिकाओं के समसूत्री यानी कि माइटोसिस, अर्धसूत्री यानी कि मियोसिस में स्पिंडल फाइबर का निर्माण कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, ये गोल्जी उपकरण को कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। यहाँ पर देख सकते हो स्पिंडल फाइबर, ये है सेंट्रोसोम, ये है सेंट्रोसोम। यहीं से देखो स्पिंडल फाइबर जो है, स्पिंडल फाइबर्स ये ऐसे निकले हुए हैं जो अटैच हुए हैं किससे, क्रोमोजोम से। तो दो सेंट्रियोल्स हैं यहाँ पर जो मिलकर के एक सेंट्रोसोम का निर्माण कर रहे हैं और यहीं से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। ये पिक्चर तब देखने को मिलता है जब कोशिका का विभाजन होना होता है। केंद्रक द्रव में महीन धागे की जाल जैसी संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। यहां पर देखो ये है केंद्रक, केंद्रक में देखो महीन धागे जैसी जाल है, ये है क्रोमेटीन। क्रोमेटीन बना किससे होता है, क्रोमेटीन बोल दे या फिर क्रोमेटिड बोल दे या फिर क्रोमोजोम बोल दे, गुणसूत्र बोल दे, किससे बना होता है, तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। यूकैरियोटिक कोशिका में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटीन डैश में संगठित हो जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो अभी क्या है, नेटवर्क है, महीन धागे जैसी संरचना है, जाल के रूप में है। जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है उस समय ये क्या है कि कंडेंस हो जाते हैं गुणसूत्र में, क्रोमोजोम में। अनुवांशिकी का भाग किसे कहा जाता है, गुणसूत्र को कहा जाता है। सेंट्रोमियर, टीलोमियर और क्रोमेटिड किसके भाग हैं। यहां पर आप देखो, अभी आपने देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर महीन धागे जैसी ऐसी जाल थी। कोशिका विभाजन के समय क्या होता है कि यही महीन धागे जाल जो है ये इस फॉर्म में धागे जो है चले आते हैं, देख रहे हो, इस फॉर्म में। इसी को हम लोग क्रोमोजोम बोलते हैं। इसी को ऐसे दिखलाया गया है पिक्चर में। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये इस पूरे हिस्से को हम बोलते हैं एक क्रोमेटिड और इस वाले को बोलते हैं हम लोग क्रोमेटिड। तो दो क्रोमेटिड्स हैं लेकिन क्रोमोजोम एक ही है। कैसे आप समझोगे कि एक ही क्रोमोजोम है, एक ही गुणसूत्र है, सेंट्रोमियर को देख करके। एक सेंट्रोमियर है मतलब एक क्रोमोजोम है, एक गुणसूत्र है। तो ये जो एंड पार्ट होता है इसे हम लोग टीलोमियर बोलते हैं। जहाँ पर दोनों क्रोमेटिड्स जुड़े होते हैं उसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। कितने क्रोमेटिड्स हैं इसमें, दो है, एक ये और एक ये। दो क्रोमेटिड्स लेकिन एक क्रोमोजोम। गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। इसी के बारे में बात की जा रही है, सेंट्रोमियर। साइटोकाइनेसिस किसे कहा जाता है, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन को हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं और केंद्रक विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिका का निर्माण करते हैं। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिका का निर्माण करते हैं। ये एक कोशिका थी, यहाँ पर देखो दो नई कोशिका बन चुकी है, ये संतति कोशिका है, डॉटर सेल्स हैं। तो एक कोशिका विभाजित होकर के दो कोशिका का निर्माण करती है, इसे बोलते हैं समसूत्री विभाजन। इसमें अगर आप ध्यान से देखो, ये एक कोशिका है, इसमें कितने क्रोमोजोम्स हैं, सेंट्रोमियर को आप काउंट करो, 1 2 3 4, 4 क्रोमोजोम्स है, 4 गुणसूत्र है। जो नई कोशिका बनी है उनमें भी देखो दोनों में 4 4 क्रोमोजोम्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो होता यह है समसूत्री विभाजन में कि एक कोशिका से दो नई कोशिका बनती है लेकिन गुणसूत्र की संख्या भी नहीं बदलती है, गुणसूत्र की संख्या समान बनी रहती है। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में
एक कोशिका विभाजित होकर 4 संतति कोशिका का निर्माण करते हैं अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ से समसूत्री काट दो, अर्धसूत्री क्या लिखेंगे आप? अर्धसूत्री यानी कि मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, यहाँ पर देखो एक कोशिका विभाजित होकर के देखो 4 नई कोशिका बनाती है, 1 2 3 4, और संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। यहाँ पर देखो 4 क्रोमोजोम्स थे, यहाँ पर देखो 4 क्रोमोजोम्स थे, जो नई कोशिका बनी है उन सारे में 2-2 क्रोमोजोम्स हैं, तो गुणसूत्र की संख्या आधी हो गई। अब ये जो मियोसिस हम बोलते हैं ना, इनमें 2 स्टेप्स होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। इसके अंदर भी आते हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, ये सारे हम लोग उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। मियोसिस में मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 1 में क्या होता है, क्रोमोजोम्स की संख्या यानी कि गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। यहाँ पर देखो आप, ये एक कोशिका थी, क्रोमोजोम्स की संख्या इसमें 4 है। मियोसिस 1 हुआ तो क्रोमोजोम्स की संख्या आधी हो गई, कोशिका का विभाजन हुआ, क्रोमोजोम्स की संख्या आधी हो गई। उसके बाद होता है मियोसिस 2। मियोसिस 2 में कोशिका विभाजित होती है लेकिन गुणसूत्र की संख्या नहीं बदलती है, यानी कि मियोसिस 2 जो है ये माइटोसिस के जैसे है। यहाँ देखो ना, 2 गुणसूत्र थे, मियोसिस 2 के बाद भी सारे में देखो 2 2 2 2 है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब कौन सी कोशिकाएं होती है जो मियोसिस करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है? वो सारी कोशिकाएं जो स्पर्म यानी कि जो शुक्राणु का निर्माण करते हैं, वो सारी कोशिकाएं, और महिलाओं में जो अंडाणु का निर्माण करते हैं यानी कि एग का जो निर्माण करते हैं, तो स्पर्मेटोगोनियम यानी कि स्पर्म बनाने वाली जो कोशिका है वो अर्धसूत्री विभाजन करती है। तभी तो हम लोग बोलते हैं कि स्पर्म में 23 क्रोमोजोम्स होते हैं। ऐसे ही ओगोनियम होता है, ओगोनियम जो कि महिलाओं में एग अंडाणु बनाने वाली कोशिका है, इसलिए हम लोग एग में 23 क्रोमोजोम्स बोलते हैं ह्यूमन के अंदर। डैश बनाने वाली कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं। तो स्पर्म बनाने वाली कोशिका को छोड़ दो और महिलाओं में अंडा यानी कि अंडाणु बनाने वाले कोशिका को छोड़ दो, तो बाकी जो भी सारे कोशिकाएं हैं वो सारे करते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के कितने चरण हैं? समसूत्री विभाजन के 4 चरण हैं, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 फेज आप याद रखेंगे। इंटरफेज आप इसमें काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, माइटोसिस में 4 चरण, प्रोफेज से लेकर के टीलोफेज। समसूत्री कोशिका विभाजन का अंतिम चरण कौन सा है? तो ये टीलोफेज हो जाएगा, प्रथम चरण प्रोफेज। समसूत्री विभाजन के किस चरण में यानी इनमें से किस फेज में क्रोमेटिड्स गुणसूत्र में संगठित होने लगते हैं और केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं? तो प्रोफेज में। देखो ये धागे जैसी संरचना थी, यहाँ पर धागे जैसी संरचना थी, ये संगठित होना स्टार्ट होती है गुणसूत्र में। गुणसूत्र में संगठित होना स्टार्ट होती है जब आपको ऐसे दिखता है ना, ऐसे, मतलब ये क्रोमोजोम है। साथ में जो केंद्रक झिल्ली है वो गायब हो जाती है, कोशिकांग गायब हो जाते हैं। अभी यहाँ पर आपको केंद्रक दिखलाया गया है ना, यहाँ पर देखो केंद्रक गायब है। तो ऐसा होता है प्रोफेज में। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? मध्य रेखा पर स्थित देखो मेटाफेज, इसको बोलते हैं इक्वेटर। ये इक्वेटर है। अब देखो सेंट्रोसोम का रोल ना यहीं पर होता है। सेंट्रोसोम क्या होता है कि प्रोफेज में अपोजिट पोल पर यानी कि विपरीत ध्रुव पर चले जाते हैं। एक सेंट्रोसोम ये है, एक सेंट्रोसोम ये है। उसके बाद सारे के सारे क्रोमोजोम्स इक्वेटर पर चले आते हैं। यहाँ से देखो सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं जो अटैच हो जाते हैं इन क्रोमोजोम से। फिर एनाफेज में क्या होता है, ये स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, सेंट्रोसोम को, क्रोमोजोम्स को अलग कर देते हैं सेंट्रोमियर से। तो यहाँ देखो 4 क्रोमोजोम्स ऊपर है, 4 क्रोमोजोम्स नीचे है, स्पिंडल फाइबर ने इसे अलग कर दिया खींच करके। तब जाकर के यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, तब जाकर के यहाँ से साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य का डिवीजन हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। तो कभी आपसे पूछा जाता है कि गुणसूत्र दिखने लग जाता है कौन से फेज से, तो प्रोफेज से, लेकिन स्पष्ट रूप से किस में दिखता है, तो मेटाफेज में दिखता है। किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, इक्वेटर पर स्थित होते हैं, तो मेटाफेज में। और किस फेज में जो केंद्रक झिल्ली है, कोशिकांग है, ये वापस आ जाते हैं। ठीक है, वापस आए, गायब हो जाते हैं प्रोफेज में लेकिन वापस आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा एनाफेज में, टीलोफेज में। टीलोफेज में वापस आ जाते हैं। समसूत्री विभाजन के किस चरण के नाभिक में गुणसूत्र की संख्या 2 गुनी हो जाती है? यहाँ देखो, यहाँ पर 4 क्रोमोजोम्स थे, अब इस वाले में देखो 8 क्रोमोजोम्स हैं, 4 यहाँ और 4 यहाँ। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाते हैं, ये टीलोफेज में। डैश के बाद गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। तो आपने देखा था कि मियोसिस 1 में जैसे ये एक कोशिका है, इसमें 46 क्रोमोजोम्स हैं, तो जो मियोसिस 1 होता है उसमें 2 कोशिका का निर्माण होगा और
क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है। ये है मियोसिस 1। अब जब मियोसिस 2 होगा तो क्या होगा, माइटोसिस के जैसे, यानी एक कोशिका से यहाँ पर 2 कोशिका का निर्माण होगा, फिर इससे 2 कोशिका का निर्माण होगा, और माइटोसिस में आपने पढ़ा कि क्रोमोसोम्स की संख्या बदलती भी नहीं है, तो सारे में 23 23 23। तो ये है मियोसिस 2। तो गुणसूत्री संख्या आधी हो जाती है अर्धसूत्री विभाजन 1 में। किस कोशिकांग के पास अपना राइबोसोम और डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के पास अपना राइबोसोम और डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम और डीएनए है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सवाल है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, केंद्रक है। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से हैं, लाइसोसोम है, अंतःप्रद्रवी जालिका है, गोल्जी इकाई है, राजधानी है, ये सारे हैं। तो ये सारे देखो, दोहरी झिल्ली युक्त, एकल झिल्ली युक्त, ये सारे अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। झिल्ली रहित कोशिकांग है, राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम उपस्थित होता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा है। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, शुक्राणु है। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, अंडाणु है। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन है, न्यूरॉन है। क्रोमेटिन की खोज किसने की, फ्लेमिंग ने की। यहाँ देखो 2 सेंट्रियोल दिखलाया गया है, एक ये है और एक ये है। ये 2 सेंट्रियोल मिलकर के सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं। यही है जो स्पिंडल फाइबर्स बना रहे थे, स्पिंडल फाइबर्स बना रहे थे समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में। तो ये सेल चैप्टर यहाँ पर होता है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सच में अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, हम लोग रिवाइज करेंगे बायो के सारे चैप्टर्स को। थैंक यू सो मच।